हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के जो पहला पार्ट किया था चैप्टर 1 का, उसके सेकंड पार्ट की। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रजवाड़ों का विलय। ब्रिटिश इंडिया दो भागों में बटा हुआ था। एक भाग ब्रिटिश प्रभुत्व वाला भारतीय प्रांत था, तो दूसरा देसी रजवाड़े। देसी रजवाड़े क्या होते हैं? जिस पर राजा राज करता है और अंग्रेजों के अधीन होकर राज करता है। ब्रिटिश प्रशासन के दौरान छोटे छोटे आकार के कुछ और भी राज्य थे जिन पर राजा राज करता था, उन्हें रजवाड़े कहा जाता था। राजाओं ने ब्रिटिश राज की अधीनता या कहें कि सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर रखी थी। इसका अर्थ ये है कि जो राजा थे वो ब्रिटिश राज के अधीन होते थे, उनके अधीन कार्य करते थे। इसके अंतर्गत वे अपने राज्य के घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के 1/3 हिस्सों में रजवाड़े कायम थे। प्रत्येक 4 भारतीयों में से एक किसी न किसी रजवाड़े की प्रजा थी। ये रजवाड़े के जो राजा थे वो ब्रिटिश शासन के अधीन थे, और ब्रिटिश राज जब भारत को छोड़ के गया तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उन्होंने इन रजवाड़ों को कहा कि वो भारत या पाकिस्तान जिनमें शामिल होना चाहिए उनमें शामिल हो सकते हैं। उन्हें स्वतंत्र घोषित कर दिया। आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आज़ाद हो चुके हैं। सभी रजवाड़े ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर आज़ाद हो चुके थे। जब ब्रिटिश भारत को छोड़ के गए थे तब रजवाड़ों की संख्या 565 थी। जो 565 रजवाड़े ब्रिटिश राज के अधीन थे, ब्रिटिश राज की समाप्ति के बाद वो भी स्वतंत्र हो चुके थे। वो अपनी इच्छा के अनुसार या तो पाकिस्तान में या भारत में शामिल हो सकते थे। रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो पाकिस्तान या भारत में शामिल हो जाएं या फिर अपनी स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। भारत तथा पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का फैसला रजवाड़ों की प्रजा को नहीं परंतु उनके राजाओं को करना था। इसीलिए यह समस्या और भी गंभीर हो गई। इससे अखंड भारत के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा था। तो आगे है मैप। इसमें जो ये ऑरेंज कलर का है ये ब्रिटिश भारत को दर्शा रहा है, और जो ये ब्लू कलर का है वो थी रियासतें। ये जो देसी रियासतें थी वो। तो आप भी एक बार ये मैप देख लेना। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा कर दी थी, जो वर्तमान में केरल भी कहलाता है। उसके अगले ही दिन हैदराबाद के निज़ाम ने ऐसी ही घोषणा की थी। शासक मसलन भोपाल के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। रजवाड़ों के शासक के रवैये से यह बात साफ हो गई थी कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान कई छोटे छोटे देशों की शक्ल में बट जाएगा। देखो, एक एक करके सभी रजवाड़ों के जो निजाम थे, जो राजा थे, उन्होंने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। कई पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे तो कई अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे। अगर वो ऐसा करेंगे तो भारत कई छोटे छोटे देशों में बट जाएगा। जो रजवाड़ों के शासक थे वो कई अलोकतांत्रिक रीति से अपना राज्य चलाते थे। इससे रजवाड़ों के शासक अपने प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे, और भारत ने यह तय किया था कि भारत में लोकतंत्र की सरकार चलेगी। और भारत लोकतंत्र का रास्ता तय करना चाहता था। तो ये भी भारत की लोकतंत्र के सामने आई एक बड़ी समस्या थी। तो सरकार का इस बात पर नज़रिया क्या था? तो नेक्स्ट टॉपिक ये है, इसके बारे में हम बात करेंगे। नेताओं को यह डर था कि भारत कई अलग अलग छोटे बड़े विभिन्न देशों में बट जाएगा। इसके लिए भारत के जो नेता थे उन्होंने कड़ा रुख अपनाया था, और जो मुस्लिम लीग थी उसने भारतीय कांग्रेस के जो ये कदम उठाया था इसका विरोध किया था, क्योंकि लीग का मानना था कि जो रजवाड़े थे उन्हें अपनी मन मर्जी से रास्ता चुनने का हक दिया जाए।
रजवाड़ों को भारत में शामिल करने के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रजवाड़ों के शासन को समझाया और भारत में विलय करने के लिए मनाया। अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी भी कर लिया, क्योंकि इतने बड़े देश में इतने सारे रजवाड़े थे। उन सभी के राजाओं को एकजुट करना, उन्हें मनाना, भारत में विलय करने के लिए ये बहुत ही जटिल कार्य था। इसके लिए बहुत चतुराई की भी आवश्यकता थी। मिसाल के तौर पर आज के उड़ीसा में ही तब 26 और छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे रजवाड़े थे, और पूरा जो सौराष्ट्र था उसमें 14 बड़े और 119 छोटे रजवाड़े थे, और अन्य अनेक प्रशासनिक तंत्र थे। तो इन सभी को मनाना, इन सभी को भारत में शामिल करने के लिए सबसे बड़ी भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। उन्होंने इनके राजाओं को मनाया और भारत में शामिल किया। देसी रजवाड़ों की चर्चा से 3 बातें सामने आई हैं। वो पहली बात कौन सी है? अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। दूसरी बात, भारतीय सरकार का रुख लचीला था, कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए भी तैयार थी, जैसे जम्मू और कश्मीर, लेकिन अब इसकी स्वायत्तता को खत्म कर दिया गया। तीसरी बात, विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचतान जोर पड़ रही थी, और ऐसे में देश की क्षेत्रीय अखंडता, एकता का सवाल सबसे ज़्यादा अहम हो उठा था। शांतिपूर्वक बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़े, जिनकी सीमा आज़ाद हिंदुस्तान की नई सीमा से मिली थी, 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गए थे। अधिकतर जो रजवाड़े थे उन्होंने भारतीय संघ में विलय करने में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी किए थे। उस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी कहा जाता था। ये पेपर में पूछा जा सकता है। हस्ताक्षर का अर्थ था रजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत है। परंतु इसके अलावा भी जो कई रजवाड़े थे, जो कई रियासतें थी, उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। तो वो कौन सी थी, उनके बारे में पढ़ते हैं, और उनका विलय कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ते हैं। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का विलय बाकियों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ था। तो इनका नाम भी आ सकता है और इनके बारे में भी आ सकता है कि ये कैसे देश में शामिल हुए। अध्याय में हम हैदराबाद और मणिपुर की रियासतों के विलयों के मामले में गौर करेंगे। कश्मीर के विलय के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे। तो ये हैदराबाद के निज़ाम के साथ जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनकी एक फ़ोटो है। जो हैदराबाद की रियासत थी वो बहुत बड़ी रियासत थी और वो देश के बीच में भी थी। यह रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तान इलाकों से घिरी थी। पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में और बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश में हैं। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता है। दुनिया भर में उनका थोड़ा रुतबा भी था। निजाम चाहते थे कि जो हैदराबाद की रियासत है उसको आज़ाद रखे। निजाम ने सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया। यह समझौता 1 साल के लिए था। इस बीच भारतीय सरकार से हैदराबाद के निजाम की बातचीत जारी रही। इसी दौरान हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच निजाम के शासक के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ा, क्योंकि जो तेलंगाना के इलाके के जो किसान थे वो निजाम के इस शासन से खास तौर पर दुखी थे। वे निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। महिलाएं निजाम के शासक में सबसे ज़्यादा जुल्म का शिकार हुई थी। महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन में आ जुड़ी। हैदराबाद शहर इस आंदोलन का गढ़ बन गया। इस आंदोलन को देखकर जो निजाम था उसने सैनिक बल से उस आंदोलन को रोकने की कोशिश की और उन्होंने एक सैनिकों का एक जुट बनाया जिसे रजाकार भी कहा गया। तो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इसे भी ध्यान रखना। जो रजाकार थे वो बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी थे।
रजाकार ने गैर मुस्लिमों को खास तौर पर अपना निशाना बनाया था। निजाम के जो रजाकार होते थे उन्होंने लूटपाट मचानी आरंभ कर दी और लोगों की हत्या करनी आरंभ कर दी और महिलाओं का बलात्कार करना शुरू कर दिया। सन 1948 के सितंबर में भारतीय सैनिक निजाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंची। जो भारतीय सेना थी वो निजाम के जो रजाकार थे उन्हें काबू में करने के लिए हैदराबाद आ गई, क्योंकि इससे जो भारतीय जनता थी, जो हैदराबाद की जनता थी, उसे बहुत कठिनाई हो रही थी। दिनों तक रुक रुक कर उनके बीच लड़ाइयाँ चल रही थी। इसके बाद जो निज़ाम था उसने अपना आत्मसमर्पण कर दिया और निज़ाम के आत्मसमर्पण करने के बाद ही जो हैदराबाद था वो भारत में विलय हो गया। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है, वो है मणिपुर का विलय। तो ये दो है, ये पेपर में आ सकते हैं, तो इन्हें ध्यान से पढ़ना थोड़ा। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है कि जो मणिपुर था उसका राजा कौन था? बोधचंद्र सिंह। आज़ादी के चंद दिनों के बाद जो मणिपुर के महाराजा थे बोधचंद्र सिंह, उन्होंने भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए और जो मणिपुर के राजा थे उन्हें यह आश्वासन भी दिया कि जो मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता थी वह बरकरार रहेगी। जनता के दबाव में आकर जो मणिपुर के राजा थे उन्होंने 1948 के जून में चुनाव करवाए। इस चुनाव के फलस्वरूप ही जो मणिपुर की रियासत थी उसमें संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। मणिपुर भारत का पहला भाग था जहां सार्वभौमिक मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। तो ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। मणिपुर की विधानसभा में भारत में विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला दिया जाए, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ थी। मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बगैर ही भारत सरकार ने महाराज पर दबाव डाला कि भारतीय संघ में शामिल होने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर दें। भारत सरकार को इसमें सफलता मिली। मणिपुर में एक कदम को लेकर लोगों में क्रोध और नाराजगी के भाव पैदा हुए। अक्सर आज भी यह देखा जा सकता है। आज भी मणिपुर के लोग इस बात से असंतोषित हैं कि वो भारत में विलय हुआ, कि मणिपुर का भारत में विलय हुआ। आगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन। ये पेपर में बहुत आता है, तो इसे भी याद कर लेना। बंटवारे और देशी रियासतों के विलय के साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ था। भारतीय प्रांतों को आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती अभी सामने थी। यह महज प्रशासनिक विभाजन का मामला न था। प्रांत की सीमाओं को इस तरह तय करने की चुनौती थी कि देश की भाषाएं और संस्कृति बहुलता की झलक मिले, साथ ही राष्ट्रीय एकता भी खंडित न हो। जैसे भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, तो उसके आधार पर सीमांकन किया जाए और अलग अलग राज्य बनाए जाए। भारतीय सरकार इसे इस तरह से करना चाहती थी कि जो राज्यों की एकता है, जो देश की एकता है, वो खंडित भी ना हो। और जो हमारी सरकार थी उसने ऐसे सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज कर दिया। जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था उसे खारिज कर दिया गया। उसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वादा किया। सन 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। इसके बाद से ही इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया था। जो ब्रिटिश शासन थे वो अगर एक इलाके को जीत लेते थे तो वो उसके आधार पर एक अलग प्रांत बना देते थे। और ये जो हमारे देश के नेता थे उन्हें ये अच्छी नहीं लगी थी, जो ये वाली नीति थी। जो हमारे देश के नेता थे उन्होंने इस सीमांकन का विरोध कर दिया था, इसे मानने से खारिज कर दिया था। उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने का वादा किया था। ये पेपर में पूछा जाता है, तो ये याद कर लेना कि किसके तहत किया था। नागपुर अधिवेशन हुआ था तो उसमें उन्होंने वादा किया था, उसके तहत ये राज्यों का पुनर्गठन किया गया था।
तो 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। इसके बाद ही इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया था। जब भी राज्यों का पुनर्गठन होगा तो वो भाषा के आधार पर होगा। जो अनेक प्रांतीय कांग्रेस समितियां थी उन्हें भाषाई इलाकों के आधार पर बनाया गया था। ये समितियां ब्रिटिश इंडिया के प्रशासनिक विभाजन को अपने कामकाज में नहीं बरतती थी। आज़ादी और बंटवारे के बाद स्थितियाँ बदल गई थी, क्योंकि आज़ादी के बाद ही बंटवारा हो गया था और उसके बाद लोग कितने मरे थे, खून खराबा हुआ था, मारपीट हुई थी, लोगों को अपने घर छोड़ के जाने पड़े थे। इसमें स्थितियाँ और भी खराब हो गई थी भारत की। हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो इससे अव्यवस्था भी फैल सकती है, जिससे देश भी टूट सकता है। जो हमारे देश के नेता थे उन्होंने 1920 में नागपुर अधिवेशन में ये तो बोल दिया था कि जो राज्यों का पुनर्गठन होगा वो भाषा के आधार पर होगा, परंतु उन्हें ये नहीं पता था कि जब हमारे देश को आज़ादी मिलेगी उसी समय देश का बंटवारा भी हो जाएगा। और जब देश का बंटवारा हुआ तो स्थिति और भी बदल चुकी थी। हमारे देश के नेताओं को फिर यह भी चिंता हुई अगर वो भाषा के आधार पर प्रांतों को बांट देंगे तो इससे अव्यवस्था भी फैल सकती है इससे देश के टूटने का भी खतरा हो सकता है। हमारे नेताओं को यह भी लग रहा था भाषावार राज्य के गठन से दूसरी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से ध्यान भटक जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर देश के जो नेता है वो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने में लग जाएंगे तो इससे जो आर्थिक और सामाजिक जो चुनौतियां हमारे देश में फैल गई थी उनसे उनका ध्यान भटक जाएगा। अभी तक तो जो रजवाड़े थे वही भारत में शामिल होने के लिए राजी नहीं हुए थे। बंटवारे की याद अभी ताज़ा थी। केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को स्थानीय नेताओं और लोगों ने चुनौती दी, क्योंकि देश में असंतोष फैल चुका था कि अभी तक भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन होने वाला था उसे अब टाला जा रहा है। ये भारत के नीचे वाला हिस्सा इसे मद्रास बोलते थे, तो इस जगह पर असंतोष फैल चुका था। पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषाई क्षेत्र में विद्रोह भड़क उठा। पुराने मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल थे। इसके कुछ हिस्से मौजूदा केरल एवं कर्नाटक में भी हैं। मद्रास कौन सा क्षेत्र है? जो भारत के नक्शे में जो ये अंत वाला क्षेत्र है इसे मद्रास कहा जाता था। आंध्र प्रदेश बनाने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था उसे आंध्र आंदोलन कहा गया। इन लोगों ने मांग रखी कि जो मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषाई इलाके हैं उन्हें अलग करना चाहिए, एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाना चाहिए। तेलुगु भाषाई क्षेत्र की लगभग सारी राजनीतिक शक्ति मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में ही थी। जो मद्रास की जो राजनीतिक शक्तियां थी वहाँ के जो नेता थे वो भी चाहते थे कि जो मद्रास है उसका पुनर्गठन किया जाए, उससे अलग अलग राज्य बनाए जाएं। तो ऐसे बनाए भी गए हैं। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है कि जो पहला राज्य था जिसका पुनर्गठन हुआ था वो कौन सा था? तो वो था आंध्र प्रदेश। केंद्र सरकार हाँ ना की दुविधा में थी। उसकी इस मनोदशा से इस आंदोलन ने जोर पकड़ा। जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। तो इन नेताओं के नाम भी कभी कभी पूछे जा सकते हैं, तो इन नेताओं के नाम भी याद रखिए। 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु तक हो गई थी। बड़ी अव्यवस्था फैल गई थी और आंध्र प्रदेश में जगह जगह हिंसक घटनाएं भी हुई थी, क्योंकि एक बड़े नेता की जो मृत्यु हो गई थी तो हिंसा तो फैलेगा ही। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल उठे थे। पुलिस की फायरिंग में अनेक लोग घायल तक हुए थे और मर भी गए थे। मद्रास में जो बड़े बड़े विधायक थे उन्होंने विद्रोह जताने के लिए अपनी सीट भी छोड़ दी थी, सीटों से इस्तीफा भी दे दिया था। आखिरकार जो 1952 के सितंबर में जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी थी। जो आंध्र प्रदेश था वो इतनी आसानी से अलग राज्य नहीं बना था। बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, हिंसक घटनाएं भी हुई थी। इसके बाद ही जो आंध्र प्रदेश था वो अलग राज्य बना था। तो ये पेपर में आता है, तो ये तारीख याद रखना। ये पिक्चर दिखाई 1961 की पुनर्गठन के बाद, राज्यों का जो पुनर्गठन हो गया था उसके बाद की। जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था तो उसके बाद जो अलग अलग हिस्से थे भारत के उन्होंने भी अपने भाषा के आधार पर राज्यों को गठित करने का संघर्ष चालू कर दिया था।
इसके बाद जो केंद्र सरकार थी उसने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है। इस आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के मामलों पर गौर करना था। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमा का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होगा। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। आज़ादी के शुरुआती सालों में एक बड़ी चिंता यह भी थी कि अलग राज्य बनाने की मांग से देश की एकता पर आंच आएगी। जब हमारा देश अलग हुआ और हमारे देश को आज़ादी मिली तो बड़ी चिंता यह भी थी अगर राज्यों का बंटवारा कर देंगे तो इससे देश की जो एकता थी वो भी खत्म हो जाएगी। आकांक्षा थी कि नई भाषाई राज्यों में अलगाववाद की भावना पनपेगी और नवनिर्मित भारतीय राष्ट्र पर दबाव बढ़ाएगी। आज़ादी के शुरुआती सालों में एक बड़ी चिंता यह भी थी कि अलग राज्य बनाने की मांग से देश की एकता पर आंच आएगी। जब हमारा देश अलग हुआ और हमारे देश को आज़ादी मिली तो बड़ी चिंता यह भी थी अगर राज्यों का बंटवारा कर देंगे तो इससे देश की जो एकता थी वो भी खत्म हो जाएगी। आकांक्षा थी कि नई भाषाई राज्यों में अलगाववाद की भावना पनपेगी और नवनिर्मित भारतीय राष्ट्र पर दबाव बढ़ाएगी। तो जनता के दबाव के कारण भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात को मान लिया गया था। उन्होंने यही उम्मीद लगाई थी कि अगर जो क्षेत्रीय और भाषाई दावे को मान लिया जाएगा और भाषा के आधार पर क्षेत्रों को अलग कर दिया जाएगा तो इससे अलगाववाद कम हो। इसके अलावा जो क्षेत्रीय मांगे थी उनको मानने और भाषा के आधार पर नए राज्यों का पुनर्गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में भी देखा गया, क्योंकि इससे जनता की इच्छा पूरी होगी, क्योंकि जनता चाह रही थी कि उन्हें भाषा के आधार पर अलग किया जाए। भाषावार राज्यों के पुनर्गठन की घटना को आज 50 साल से भी अधिक समय हो चुका है। हम यह कह सकते हैं कि भाषाई राज्यों और इन राज्यों के गठन के लिए चले आंदोलन ने लोकतांत्रिक राजनीतिक तथा नेतृत्व की प्रगति को बुनियादी रूप से बदला है। जो भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था उस घटना को 50 साल से भी अधिक साल हो गया, परंतु इससे जो लोकतांत्रिक राजनीति थी उसके नेतृत्व की प्रगति बदलती थी, क्योंकि इससे जनता के कहने पर उन्होंने राज्यों का पुनर्गठन करवाया था। भाषा के आधार से राज्यों का भी पुनर्गठन हो गया, अलग अलग राज्य भी बन गए और इससे जो लोगों को ये लग रहा था कि देश टूट जाएगा वो देश भी नहीं टूटा। लोगों को यह आकांक्षा थी कि इससे भारत देश टूट जाएगा, परंतु इससे भारत देश नहीं टूटा। इससे विपरीत जो देश की एकता थी वो और भी ज़्यादा मजबूत हो गई थी। लोकतंत्र का चुनने का अर्थ विविधता को पहचानना और उसे स्वीकार करना है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है जो लोकतंत्र का मतलब है वो क्या है? वो समाज में मौजूद जो अलग अलग तरह के लोग हैं, भाषाएं हैं, संस्कृति है, उनको पहचान के उन्हें गले लगाना है। भारत देश है, उस देश में बहुत से अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, उनके बीच में जो विरोध है या मतभेद है वो हो सकता है क्योंकि उनके अलग अलग विचार हैं, लेकिन उस विरोध को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। आज हमारा जो पूरा चैप्टर है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।